नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं सभी? नमस्कार मेरी सर। आवाज आ रही है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। क्या रही है? जी जी जी। कौन है? राधा राधे सर। राधे राधे। जय श्री मैम, राधे राधे। संतोष जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। सौरभ कुमार जी, राधे राधे। रितु मैम, राधे राधे। समीर शुक्ला जी, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सब? बढ़िया? मस्त। बढ़िया सर। बढ़िया वेरी सर। गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसमें कुछ नए लोग हैं और मेरे बाकी पुराने जो वास्तु के स्टूडेंट हैं, जो वास्तु सीख रहे हैं, वो भी हैं। सभी हैं। एस्ट्रोलॉजी अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और बेसिक क्लास 3 दिन की होगी। सभी के लिए बेसिक क्लास पूरी फ्री है, 3 दिन। उसमें जनरल जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो होती है, उसके बारे में अपन सीखेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद ये केपी एस्ट्रोलॉजी अपन पढ़ाएंगे। इसको कृष्ण मूर्ति जी ने इसका निर्माण किया, या ये कृष्ण मूर्ति जी की देन है, अपन ये समझ लें। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा है केपी एस्ट्रोलॉजी। तो 3 दिन क्लास में सभी आना चाहे आ सकते हैं। 3 दिन के बाद फिर ये क्लासेस जब आगे बढ़ेगी, वो पेड कोर्स रहेगा, उसकी जानकारी आप लोगों को आगे मिल जाएगी। अभी अगर अपन ये समझें कि जितना एस्ट्रोलॉजी में जो नॉलेज होता है, एस्ट्रोलॉजी कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले तो ये समझे। तो एस्ट्रोलॉजी, जी मोना मैम कहिए। म्यूट है आपकी तरफ से, अनम्यूट कर दीजिए। सर गुरु महिमा कर ले पहले। हाँ जी, कर लीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। गुरु जी को प्रणाम। जी को प्रणाम। सभी का धन्यवाद। ज्योतिष कितने प्रकार की है, अपन पहले ये देख लें। देखिए, ज्योतिष का काम एक ही है, आपको फ्यूचर बताना। आपके साथ क्या क्या इवेंट अच्छे होना है, क्या बुरे होना है, कौन से ग्रहों का आप लोगों को सपोर्ट है आपकी लाइफ में, या ये कहें कि अपन जीवन में करें क्या, अपने कर्म क्या है जो ईश्वर ने रचना करके भेजे हैं, उनको समझना ही ज्योतिष है। अब ज्योतिष में बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे पाराशरी ज्योतिष है, जो वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आती है। एक जैमिनी ज्योतिष है। एक भृगु नंदी नाड़ी, बीएनएन के नाम से फेमस है, वो है। एक केपी ज्योतिष है। इस प्रकार से ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियां हैं। अपन यहाँ केपी ज्योतिष सीखेंगे। जो कृष्णमूर्ति जी, जिनका जन्म 1908 में, 1908 में हुआ, और 1972 में उनकी मृत्यु हुई। ये केपी एस्ट्रोलॉजी उन्हीं की देन है, जिसको अपन सीखेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में जितनी दूसरी एस्ट्रोलॉजी है, उनके अंदर क्या होता है, आप प्लेनेट, हाउस, सारा इसी में, प्लेनेट के कंजक्शन, प्लेनेट की दृष्टियां, ये देख के ही प्रिडिक्शन करते हैं। केपी के अंदर ये चीजें नहीं है। एक्चुअल में केपी एस्ट्रोलॉजी एक मैथ्स है। ये पूरा हाउस बेस्ड है, जो नंबरों के आधार पे चलेगी। अगर कोई नया व्यक्ति ज्योतिष की तरफ आकर्षित हो, सीखना चाहे, तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी मेथड है जिसको जल्दी सीख सकते हैं। और इसके द्वारा प्रिडिक्शन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती दूसरी एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले। जैसे पाराशरी में जाएंगे तो बरसों पढ़ाई करने के बाद भी लोग यही बोलते हैं कि अभी भी परिपक्व नहीं है। पर केपी में आप 90% बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं।
और प्रिडिक्शन देना आसान हो जाता है। इसलिए केपी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि केपी आप लोग सीखें। उसके बाद फिर अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रहेगा तो कुछ और ज्योतिष के प्लेटफॉर्म अपन लाएंगे जिन पे अपन सीखने की कोशिश करेंगे। अब इस तरीके से समझते हैं कि ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जब व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, जब व्यक्ति का शरीर बनता है, तो पुराने उसके जो पाप और पुण्य है, उन दोनों के हिसाब से चीजें निर्मित होती है। ईश्वर को पता है आप क्या पाप करके गए, किनकी भरपाई करना जीवन में है, कौन से पुण्य आपके साथ हैं जो आप कमा चुके हैं पिछले जन्मों में, जिनके आधार पे आगे का जीवन डिसाइड होगा। उसके आधार पे शरीर की रचना होती है और जन्म भी उसी आधार पे होता है जब ग्रह नक्षत्र उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि आपको वो सारी चीजें मिल सके। जब किसी व्यक्ति का अपन चार्ट बनाते हैं, अपन चार्ट में समझेंगे, तो चार्ट में होता क्या है, जो आपके बर्थ टाइम का जो जन्म का जो समय है, जो डेट है, उसमें कौन से ग्रह कहाँ थे, उसके अकॉर्डिंग, ग्रह की स्थिति के अकॉर्डिंग आपके चार्ट का निर्माण होता है, जिसके आधार पे आप समझ सकते हो कौन सी चीजें आपके लिए फायदेमंद है लाइफ में, कौन सी नुकसानदायक है, अपनी लाइफ क्या होगी, कैसे कर्म करना है। ये सारी चीजें ज्योतिष बताती है। जब व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी स्टेज पे रहता है ना, तो ज्योतिष की तरफ नहीं जाता नॉर्मली। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बेस्ट है, सब बेस्ट है, लेकिन जब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनकी उम्मीद नहीं की, जब कर्म करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते, समझ नहीं आता है क्या करें। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं, उनको सफलता ही नहीं मिलती, तो सोचते हैं कि यार ये बिजनेस और लोग भी कर रहे हैं, वो इसमें सफल है, हम लोग क्यों नहीं होते, क्या दिक्कतें हैं। तब व्यक्ति ज्योतिष की तरफ आकर्षित होता है और ज्योतिष के पीछे लगता है कि मेरी कुंडली में ऐसा क्या योग है, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसी क्या चीजें सेट करके भेजी है जिसके आधार पे मैं जीऊं। और एक्चुअल में केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी मेथड है जो आपको ये बताती है कि आपकी कुंडली के आपसे प्रोमिसेस क्या क्या है। दूसरे एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखोगे ग्रहों की स्थिति के आधार पे बात होगी, पर केपी डायरेक्टली ये बता देगी कि आपकी कुंडली आपसे क्या प्रॉमिस कर रही है, किस क्षेत्र में अच्छा प्रॉमिस है, किस में बुरा है। इसलिए केपी रिजल्ट बड़े फास्ट देती है। तो ये अपन ने समझा अच्छे से केपी क्यों जरूरी है। अब अपन देखें केपी में क्या क्या चीजें अपन सीखेंगे। अपन जो केपी का कोर्स है पूरा, उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, कुछ थोड़ी सी चर्चा अपन उस पर कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं तो याद रहेगा, आगे चल के अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कंप्लीट केपी का कोर्स होगा उसके अंदर। नॉर्मली सबसे पहले केपी के अंदर प्लेनेट, राशियां, एलिमेंट, ये सारी चीजें तो अभी अपन नॉर्मली बेसिक क्लासेस में सीखते हुए चलेंगे, पर मोस्टली जो केपी में अपने को सीखना है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन सीखेंगे, हाउस के सिग्निफिकेशन सीखेंगे, भवत भवम एक सिद्धांत होता है ज्योतिष में, भवत भवम, उस पर आगे डिस्कस करेंगे, वो सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे केपी की, बेसिक रूल जो है केपी के वो सीखेंगे। O2 थ्योरी है केपी में फेमस है, O2 थ्योरी के आधार पे ही आप प्रिडिक्शन करेंगे, वो सीखेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे केपी के अंदर। स्क्रिप्ट राइटिंग इन द सेंस आपके कौन से हाउस में क्या स्क्रिप्ट बन रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या परिणाम मिलेंगे किसी भी क्षेत्र में, वो अपन इसमें सीखेंगे। इवेंट, जो लाइफ के इवेंट होते हैं, जैसे आपका जॉब है, प्रोफेशन है, तो कौन से प्रोफेशन में आपको होना चाहिए, कौन सी जॉब में होना चाहिए, या लाइफ में क्या कर्म करना चाहिए, क्या बिजनेस करें जो हमको फले, हमारे लिए फायदेमंद हो। क्या हम जॉब से पैसा अर्न कर सकते हैं, बिजनेस से कर सकते हैं, या दोनों से कर सकते हैं, और दोनों में भी करें तो किस फील्ड में जॉब करें, किस फील्ड का बिजनेस करें। अगर हमको दुकान भी लगाना है तो किस चीज की लगाएं, फैक्ट्री डालना है कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें, ये सारी चीजें डिटेल में सीखेंगे। एक चाइल्ड बर्थ का टॉपिक अपन इसमें लेंगे, जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि जो कपल होते हैं मैरिड,
उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड उनको लड़का होगा, लड़की होगी, उसकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जुड़वा बच्चे होंगे, उसकी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अगर जुड़वा हुए तो दोनों लड़कियां होगी, दोनों लड़के होंगे, या एक लड़का होगा एक लड़की होगी, ये प्रिडिक्शन भी अपन एक्यूरेट कर पाएंगे। किसी की मैरिज से रिलेटेड प्रिडिक्शन करना, कब उसकी शादी होगी, किस डायरेक्शन में उसकी शादी होगी, उसकी शादी में कौन सपोर्ट करेगा, किसके थ्रू उसको लड़का या लड़की देखने को मिलेगी, कौन सी डेट में होगी, शादी कितनी चलेगी, शादी में क्या संभावनाएं हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अर्थ से रिलेटेड या आगे मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सारी प्रिडिक्शन केपी के अंदर अपन बड़ा इजी वे में करेंगे। फिनांस पे प्रिडिक्शन, फिनांस को समझेंगे, व्यक्ति का फाइनेंस कैसा होगा, कहाँ से पैसा अर्न करेगा, एक्चुअल में उसकी लाइफ में उसकी कुंडली कहाँ से उसको पैसा दिला रही है, कहाँ उसको लॉसेस है, या कहाँ ऐसे संबंध है जहां से उसको डायरेक्टली पैसा मिल जाएगा बहुत कम एफर्ट पे। ये सारी चीजें उसमें समझेंगे। एजुकेशन के बारे में समझेंगे, एजुकेशन कौन से फील्ड में लेना चाहिए, जो नॉर्मली जिनकी एज हो गई उनके बच्चे हैं, बच्चों को किस फील्ड में वो डालें, किस एजुकेशन में डालें, किस में वो सक्सेस होंगे, उनकी लाइफ में क्या बनना लिखा है, उनकी कुंडली ने उनको क्या प्रॉमिस करके दिया है, वो चीज अपन इसमें समझेंगे। एक लॉन्जिविटी, आयु, आयु के संबंध में भी समझेंगे, किस व्यक्ति की कितनी उम्र है, ईश्वर ने टेंटेटिवली उसको 30-35 की एज दी है, 60-65 दी है, या 65 प्लस वो 80 तक जिएगा या नहीं जिएगा, ये सारी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये अपन केपी के अंदर सीखेंगे। कैसे समझना है, ये सबसे काम तब आती है जब आप किसी लड़का लड़की की कुंडली मिली हो शादी के लिए, उसको समझ रहे हो, तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए आप लड़के की तरफ से देख रहे हो, तो ये समझना कि लड़की की आयु लिखी कितनी है उसके भाग्य में, कितना लाइफ जिएगी। अगर बहुत छोटी आयु लिखी है तो प्रॉब्लम हो सकती है शादी के कुछ सालों बाद। ये सारी चीजें उसमें समझ में आई। इसके बाद यूटी प्लेनेट कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट हाउस कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंट हाउस कौन कौन से हैं, आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ये एडवांस केपी के रूल हैं अपने। गोल्डन रूल भी सीखेंगे, कौन से ऐसे गोल्डन रूल है जिसकी वजह से क्विक व्यक्ति को फायदा मिले, उसके लाइफ में ऐसी कौन सी गोल्डन चीजें हैं जो उसको जल्दी प्राप्त हो सकती है। रूलिंग प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है, कौन से प्लेनेट उसको रूल कर रहे हैं उसकी लाइफ में, पूरी लाइफ में उसको कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ये चीजें समझना। कैसे आंसर करें किसी का यस और नो में, क्विक कैसे आंसर दें। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, आपके पास कोई कुंडली दिखाने आया, उसको यस और नो में क्विक रिप्लाई कैसे करें, ये चीज अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो पूरा सारा कोर्स का डिटेल रहेगा ये, जो अपन डे बाय डे आगे चलते जाएंगे, आगे की क्लासेस में सीखते जाएंगे। इस प्रकार से अपना पूरा केपी का कोर्स रहेगा। ये सारी चीजें केपी के अंदर अपन सीखेंगे। 3 क्लास अपन फ्री रख रहे हैं, इसमें सभी लोग जिनको जो भी सीखना है, जितना 3 क्लास के अंदर है, कोई भी आ सकता है। अब अगर अपन एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट करें, एस्ट्रोलॉजी सीखे कैसे, तो सबसे पहले कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनने कुंडली नहीं देखी हो कभी, कुंडली होती कैसी है, कैसे बनाते हैं एक्चुअल में। अगर अपन जो पुरानी मेथड थी बनाने की, जो पंडित वगैरह पंचांग उठा के सारी चीजें नोट करके बनाते थे, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए आजकल डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है नेट पे, अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू, कौन से सॉफ्टवेयर से चलेंगे वो डिस्कशन अपन आगे करेंगे कि सॉफ्टवेयर से अपन चलेंगे। लेकिन फिलहाल में अपन कुंडली को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कुंडली में आप लोगों को समझाता हूँ कुंडली क्या होती है, कैसे देखना है, उसके हाउसेस क्या होते हैं। कंचन, जी सर। कुंडली वाली इमेज लगा दो। ओके।
इमेज दिख रही है सबको? यस। सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसमें 12 हाउस हैं, क्या सभी को दिख रहे हैं? यस सर। है ना? अब ये इमेज में फर्स्ट नंबर जो लिखा है, एक्चुअल में ये काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष क्यों कहा? ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, ये कुंडली की कल्पना की। कुंडली कैसी है? तो जो एक नंबर लिखा है वो लगन है, असेंडेंट बोलते हैं उसको। जब अपन अलग अलग लोगों की कुंडली बनाएंगे तो वहां पे एक नंबर की जगह नंबर चेंज हो सकते हैं। अभी जो एक नंबर लिखा है इसको आप हाउस मान के समझे तो आपको पहले कुंडली समझ आ जाएगी। इसमें जो फर्स्ट नंबर लिखा है ये लगन है, असेंडेंट। लगन मतलब स्वयं व्यक्ति खुद कैसा है, ये फर्स्ट हाउस बताएगा। उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसका रहन सहन, ये सारी चीजें फर्स्ट हाउस से आएगी। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो क्लियरली ये शो करता है कि व्यक्ति कैसा है, उसकी बॉडी के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, ये सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हाउस असेंडेंट से आती है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि यार इसकी राशि तो ये है, इसकी मेष है, इसकी वृषभ है। अपन लोग जब भी ज्योतिष करते हैं तो अपन राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन नहीं करते, अपन असेंडेंट लगन के हिसाब से ही चीजों को लेके चलेंगे तो चीजें जल्दी समझ आएगी और इसके हिसाब से प्रिडिक्शन कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर हाउस असेंडेंट लगन। सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर आपके परिवार का हाउस है, आपके कुटुंब का। आपका परिवार कैसा होगा, आपका कुटुंब कैसा होगा, आपकी बोली, आपकी वाणी का हाउस है। पुराने जमाने में लोग बोलते थे वाचा का हाउस, मतलब आप जो बोलते हैं, आपकी जो बोली है, आपकी जुबान का हाउस। आपका टेस्ट, आपको किस प्रकार का भोजन पसंद है, ये टेस्ट भी सेकंड नंबर हाउस बताता है। आप खाने में वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या अल्कोहल लेते हैं, नहीं लेते हैं, कोई गलत आदत वगैरह, सारी चीजें सेकंड हाउस प्रिडिक्ट करता है। थर्ड नंबर हाउस जो होता है ये भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहनों का। आपके प्रेजेंटेशन का हाउस होता है, आपके करेज, साहस का हाउस, पड़ोसियों का। आजकल जितने ऑनलाइन काम हो रहे हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग ऑनलाइन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, ये उनका भी हाउस है। थर्ड नंबर हाउस ऑनलाइन एक्टिविटी को भी दिखाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर आपकी मदर का, आपकी मम्मी का हाउस है। आपकी मदर कैसी होगी, मदर कौन होगी, उनके साथ क्या घटनाएं जीवन में होना है, उनका स्वभाव आपसे कैसा रहेगा, उनके थ्रू आपको क्या प्राप्तियां होना है, ये सारी चीजें फोर्थ नंबर हाउस से अपन समझेंगे। आपका घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से अपन समझेंगे। केपी के अंदर फोर्थ हाउस में एजुकेशन भी आती है। नॉर्मली जब अपन ज्योतिष की बात करें, पाराशरी वैदिक ज्योतिष, तो वो एजुकेशन का फिफ्थ हाउस रहता है, लेकिन केपी में एजुकेशन का हाउस फोर्थ हाउस होता है। तो अपन समझ के चले, अपन आगे इस पे चर्चा और करते चलेंगे। फिफ्थ नंबर हाउस, फिफ्थ नंबर हाउस की बात करें तो फिफ्थ नंबर आपकी संतति का, आपकी संतान का हाउस है, आपकी इच्छाओं का, बच्चों का हाउस है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन का हाउस, अफेयर का हाउस, लाइकिंग का हाउस, ये सारी चीजें फिफ्थ नंबर हाउस से देखी जाती है। सिक्स नंबर की बात करें, सिक्स नंबर रोग, ऋण, शत्रु, ये इनका हाउस है। आप क्या सेवाएं देंगे जीवन में, आपको क्या सेवाएं मिलेगी, ये सिक्स नंबर प्रेजेंट करता है, सिक्स नंबर इसको बताता है। जीवन में आपके ऊपर कर्जा होगा, नहीं होगा, ऋण मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो वो लौटाएगा कि नहीं, आप किसी को देना भी है उधार या नहीं, अपने को खुद को चाहिए उधार पैसा तो मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें सिक्स नंबर हाउस बताएगा। आपके रोग, जो बीमारियां शरीर में है, वो सिक्स नंबर हाउस बताएगा। इसके बाद आपकी शत्रुता किससे हो सकती है, कैसी होगी, ये सभी सिक्स नंबर हाउस आपको बताएगा। अब सेवन नंबर की बात करें तो सेवन नंबर हाउस जो है ये पार्टनर का हाउस है।
पार्टनर का हाउस हो गया, एसोसिएशन का हो गया, आपकी वाइफ सबसे फर्स्ट पार्टनर इंसान की उसकी वाइफ होती है। इसके बाद आप जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में जिससे भी आप माल परचेस करते हैं, जिसको माल सेल करते हैं, वो आपका पार्टनर हुआ। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वो पार्टनर को आप सेकंड नंबर हाउस, 7 नंबर हाउस से देखेंगे। आपके क्लाइंट सारे 7 नंबर हाउस है। तो 7 नंबर हाउस ओवरऑल एक वर्ड में कहें तो पार्टनर का हाउस है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर हाउस पेनफुल हाउस है। ज्योतिष का स्वयं का हाउस भी यही है। ज्योतिष सीख पाएंगे कि नहीं, कितना सीखेंगे, ज्योतिष कर पाएंगे कि नहीं, या लाइफ में ज्योतिष के थ्रू क्या क्या चीजें प्राप्त करेंगे, या आपको ज्योतिष की फील्ड में रहना है या नहीं, ये भी 8 नंबर बताएगा। लेकिन 8 नंबर विपत्तियों का, पेन का, दर्द का, पीड़ा का हाउस भी है। अनएक्सेप्टेड लॉसेस, अनएक्सेप्टेड गेन, जब ऐसा नुकसान जिसकी पहले कल्पना नहीं की, ऐसा मुनाफा जिसकी पहले कल्पना नहीं की, वो भी 8th हाउस से ही समझ आएगा। जितना भी ओकल्ट ज्ञान होता है, ज्योतिष में हो गया या और किसी फील्ड का ओकल्ट साइंस जितना है, वो 8th हाउस से है। इसके अलावा 8th हाउस केपी के अंदर कहते हैं कि 8th हाउस केपी के दृष्टि में पूरा हाउस है। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, अपन कैसे यूटिलाइजेशन होंगे ये अपन आगे उसको समझेंगे। जब अपन आगे काम करेंगे, सीखेंगे, तो मैं एक चीज सिखाऊंगा, व्यक्ति को उसके कर्मों में परिवर्तन करके कैसे लाइफ में चेंजेस लाना है। मैं कभी किसी को ये प्रिडिक्शन नहीं देता, मैं कभी किसी को ये चीजें नहीं बताता कि आप ये नथ पहन लो, ये पूजा करा लो, ये मेरी थ्योरी में नहीं। नॉर्मली किसी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके कर्मों में, उसकी डेली लाइफ में चेंजेस करा के ही उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। वो उसका रीजन ये है कि कोई भी गलत कार्यों में पड़ने से बेहतर है आप आपके कर्मों में, आपके स्वभाव में, आपकी डेली लाइफ में परिवर्तन करो। आपको अच्छे रिजल्ट अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। 9 नंबर हाउस की बात करें, 9 नंबर हाउस भाग्य का है, धर्म का भी यही हाउस है, आपके पिता का हाउस है, लॉन्ग ट्रेवल का हाउस है, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कैसी रहेगी, होगी या नहीं होगी, उसका हाउस भी यही है। हायर एजुकेशन, जब एजुकेशन की बात अपन ने 4th हाउस से की, 4th हाउस के अंदर अपन नॉर्मली बेसिक एजुकेशन देखते हैं। जो हायर एजुकेशन होती है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, या इससे ऊपर की जितनी भी एजुकेशन है, वो सारी 9th हाउस से सीखने को मिलती है। 10th नंबर हाउस की बात करें तो सिंगल वन वर्ड में 10 नंबर हाउस इज कर्मा। आपके कर्म, जो आपका 10th नंबर हाउस है, वो आपके कर्मों को दिखाएगा। आपको लाइफ में क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है, आप कर्म कैसे करेंगे, उसमें क्या चीजें सीखेंगे, कैसे समझें इस चीज को। तो ये 10th नंबर हाउस इसके बारे में आपको बताएगा कि आपकी कर्मा का हाउस है। और भी जब डिटेल में अपन चलेंगे तो आगे की क्लासेस में मैं इनके पीडीएफ भी दूंगा। 10 नंबर हाउस में और क्या क्या चीजें आती, जब सूक्ष्मता से किसी चीज को समझना है, किसी की कुंडली को समझ के और आगे उस पर बात करना है, तो इनके अंदर और डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, वो उनके सारे आपको पीडीएफ मिलेंगे आगे। तो आगे ज्योतिष करने में, प्रिडिक्शन देने में बहुत इजी हो जाएगा। इनके और जितने एट्रीब्यूट है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। मोटे रूप से अभी अपन जो जो नॉर्मल एट्रीब्यूट हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं उसको समझ रहे हैं। 11 नंबर हाउस की बात करें तो ये मैनिफेस्टेशन का हाउस है, आपकी इच्छा पूर्ति का। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी वो 11वां हाउस बताएगा। बड़े भाई का हाउस भी है, आपका बड़ा भाई कैसा होगा, आपके फ्रेंड्स का, आपके रिलेटिव का ये हाउस है। आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, ये 11 नंबर हाउस है। आप कोई व्यक्ति यूट्यूब जय पे, श्री राधे। सर आपके उधर से साउंड है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, किसके वहां से साउंड है ये, थैंक यू। ये चीजें अपन समझेंगे। इच्छा पूर्ति का हाउस है, ये आपको बताएगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, नहीं होगी या होगी। फ्रेंड्स का सोशल वर्किंग का हाउस भी है, जो व्यक्ति यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे कितना एक्टिव नेटवर्क है। प्रॉब्लम था तो हम सर कर रहे थे। म्यूट कर लीजिए, आपके वहां से साउंड आ रहा है।
12th नंबर हाउस की बात करें तो 12th नंबर हाउस ओवरऑल व्यय का, एक्सपेंसेस का हाउस है। आपके जीवन में ऐसे खर्चे जो आपने पहले से प्रिडिक्ट नहीं किए और अचानक से खर्चे करना पड़े, इसका हाउस है 12 नंबर हाउस। लॉसेस का हाउस 12 नंबर हाउस है। मोक्ष का, जीवन में मिलने वाले मोक्ष का 12 नंबर हाउस है। जरूरी नहीं है कि जीवन के ही मोक्ष को इससे देखें, बहुत सारी चीजें होती है जिनसे इंसान मुक्ति चाहता है, उसका भी 12 नंबर हाउस है। बड़े खर्चों का, हॉस्पिटल का, फॉरेन ट्रेवल का, विदेश यात्राएं होगी या नहीं, कैसी रहेगी, कभी विदेश जा पाएंगे या नहीं, ग्रेट प्लेजर का, वैवाहिक सुख का हाउस भी यही है, हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस भी यही है। तो ये अपन ने 12th हाउस की सारी डिटेल समझी। ये 12 हाउस क्या होते हैं, ये किस प्रकार से इनके एट्रीब्यूट हैं। एक्चुअल में व्यक्ति जीवन भर इन्हीं 12 हाउस के अंदर भटकता रहता है, इससे बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। आप जो भी लाइफ में काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारी किसी न किसी हाउस से ही आती है। इनके बाहर कोई भी कर्म नहीं होता। ये अपन ने 12 ही 12 ही हाउस समझे। ये सभी को समझ आए अच्छे से? क्या आप लोगों को इसका पहले से नॉलेज है? थोड़ा बहुत गुरुजी। थोड़ा बहुत है, जी जी जी। पर ये अभी जितना मैंने बताया ये क्लियर है ना? ये हाँ बेसिक जी रूप से गुरुजी। समझ आया? जी ठीक है। Yes, अब sir. अपन, थैंक यू, अब अपन 12 राशियों की बात कर लें। एस्ट्रोलॉजी मतलब सबसे पहले कुंडली, तो कुंडली के 12 हाउस, 12 राशियां, जो 12 राशियां हैं वो, और 9 प्लेनेट, यही एस्ट्रोलॉजी है। इसी के अकॉर्डिंग पूरी एस्ट्रोलॉजी चलेगी। तो अब सेकंड अपन 12 जो राशियां हैं, अपनी जो 12 राशियां हैं उस पर बात कर लेते हैं। कंचन, राशियों वाली इमेज लगा लो कंचन। यस सर, लगा रही हूँ। ये देखिए, ये जो अपनी 12 राशियां हैं, ये सारी इसके अंदर लिखी है। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिखे हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसके थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आती है मेष राशि। दिख रहा है सभी को? Yes, sir. सबसे पहले मेष राशि है, जिसको एरिस, इंग्लिश में अपन एरिस कहते हैं। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो मंगल है। ये मंगल ग्रह की राशि है, या ये कहते हैं कि मेष राशि को मंगल रूल करता है। क्लियर हुआ? Yes. नेक्स्ट, हाँ, अब मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का एट्रीब्यूट क्या है? एक चाल में चलना, एक लाइन में चलना, ये मेष राशि का एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट, सेकंड राशि की बात करें, वृषभ, टॉरस, इंग्लिश में टॉरस। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है शुक्र है, वीनस। वीनस राशि का, सॉरी, वृषभ राशि का एट्रीब्यूट क्या है? किसी भी काम में भिड़े रहना, एक जैसा पूरे पावर और ताकत से किसी एक काम पे लगे रहना। इनके जो एट्रीब्यूट है ये आपको आगे काम आएंगे जब अपन एस्ट्रोलॉजी में चीजें समझेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन बनेगी। इसलिए ये चीजें आगे बेहद काम की है। थर्ड नंबर राशि मिथुन, जेमिनी राशि। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है बुध है, मर्क्यूरी। तो मिथुन राशि जो होती है क्या शो करती है? ड्यूल राशि है। ये मिथुन राशि का एट्रीब्यूट है बहुत सॉफ्ट नेचर वाले, प्यारे से लोग, दो लोगों का मिलना, प्रॉब्लम सॉल्विंग लोग, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो मिथुन राशि का एट्रीब्यूट दिखाता है कि सारे एट्रीब्यूट उसके। नेक्स्ट, कर्क, कैंसर। इसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा है, मून। कर्क राशि क्या है? किसी भी चीज को खोद कर निकालने वाले लोग, डायरेक्टली सिंपल नहीं समझेंगे। किसी टॉपिक के पीछे लग गए तो उसका ज्ञान कैसे मिलेगा, उसको खोद के निकालने का गुण इनके अंदर होता है। ये मूडी स्वभाव के होते हैं। अब
अपने ही मूड में रहना, अपना एक अलग ही नेचर फॉलो करना, ये कर्क का एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट सिंह, सिंह राशि, लियो, इसका रूलिंग प्लेनेट सूर्य है। सिंह राशि राजा की राशि है। ये व्यक्ति बिल्कुल रॉयल रहता है। जो जिसके लगन में सिंह राशि होगी, इसको लगन से भी समझेंगे, बाकी दूसरे हाउसेस में भी समझेंगे। फिलहाल के लिए जिसके लगन में अगर सिंह राशि है तो वो राजा की तरह रहेगा, रॉयल पर्सनालिटी होगी, उसका रहन सहन राजा की तरह होगा। ये सिंह का एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट कन्या, वर्गो राशि, बुध मर्क्यूरी इसके प्लेनेट है। कन्या राशि सॉफ्ट नेचर दिखाती है, स्ट्रॉन्ग माइंड। कन्या राशि अगर किसी के लगन में है तो उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो सकती है, बस उसका बुध कहीं गलत जगह नहीं बैठा। बहुत अच्छी राशि है, बुध की राशि है, तो माइंड को देती है। मर्क्यूरी हमेशा तेज बुद्धि, अच्छी बुद्धि को दिखाता है। तुला, लिब्रा, ये शुक्र की राशि है। अगेन शुक्र इनके प्लेनेट है, शुक्र रूल करते हैं इस राशि को, तुला को। तुला क्या दिखाता है? बैलेंस, काम होना, बैलेंसिव मोड में काम होना, सही गलत नहीं पर एक पूरा प्रॉपर बैलेंस हो, कम या ज्यादा ना हो। ये एट्रीब्यूट तुला के अंदर मिलता है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट मंगल फिर से यहाँ इस राशि को रूल करते हैं। मार्स, वृश्चिक का क्या एट्रीब्यूट है? दुश्मनों को पकड़ना। वृश्चिक राशि का एट्रीब्यूट है कि जितने एनिमीज होते हैं उनको बहुत जल्दी वृश्चिक राशि पकड़ लेती है कि ये मेरा एनिमी है। नेक्स्ट सेजिटेरियस, धनु, ये गुरु की राशि है। गुरु जुपिटर, जो देव गुरु है वो गुरु जुपिटर, जुपिटर की राशि है। इनका दिमाग बड़ा शार्प होता है, घोड़े जैसा बदन होना, क्योंकि ये एक्चुअल में इसका जो सिंबल है वो हॉर्स को दिखाता है। तो इंसान का दिमाग बहुत फास्ट होता है धनु राशि वालों का। मकर, कैप्रिकॉन, शनि की राशि है। सैटर्न इसके रूलिंग प्लेनेट है, इसको रूल करते हैं। ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, किसी भी काम में हार्ड वर्किंग करना, एक स्ट्रेटेजी बनाना, उसके आधार पे मेहनत करते जाना, बहुत ज्यादा मेहनत को मकर राशि दिखाती है। कुंभ, एक्वेरियस, शनि की राशि है, सैटर्न ही इसके रूलिंग प्लेनेट है। इनका हेल्पिंग स्वभाव होता है, बड़े मानवीय लोग होते हैं कुंभ राशि वाले, इनके अंदर इंसानियत बहुत अच्छी पाई जाती है। नेक्स्ट मीन, पाइसेस, गुरु की राशि है। पाइसेस जुपिटर की ही राशि है अगेन। तो खोज करना, सर्च करना, जैसे मछलियों में कैसे चर्निंग है, इसका जो साइन है, जो दो मछली बनी है चर्निंग करती हुई, तो किसी उसका एट्रीब्यूट ये दिखाता है कि किसी चीज को खोज के निकालना, डीप रिसर्च करना। ये 12 ही राशियां हैं जिनके आधार पे अपन आगे अपनी एस्ट्रोलॉजी को चलाएंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ये इनके एट्रीब्यूट थे जो अपन ने समझे। अगर अब अपन इनके रूलिंग प्लेनेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर राशि और 8 नंबर राशि, ये दोनों को रूल करते हैं मंगल, मार्स। सेकंड नंबर राशि और 7 नंबर राशि, इन दोनों को रूल करते हैं शुक्र, वीनस। देखिए ये समझना इसलिए जरूरी है, ये आगे काम आएगा। और जितनी राशियां हैं इन सबको आप आगे चल के नंबर से ही समझेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है ताकि आप तुरंत समझ पाए कि इस नंबर हाउस में ये नंबर राशि है, इतने में आपकी प्रिडिक्शन बन जाना चाहिए। इसलिए राशियों को नंबर वाइज अगर समझ लेंगे, नंबर वाइज याद कर लेंगे तो बड़ा बेहतर होगा। तो मंगल की राशि फर्स्ट और 8 नंबर राशि मंगल की हुई। शुक्र की राशि सेकंड और 7 नंबर शुक्र की राशि है। बुध की राशि थर्ड और 6 नंबर बुध की राशि है। फोर्थ नंबर राशि चंद्रमा की है, फिफ्थ नंबर राशि सूर्य की है। इसके बाद 9 और 12 गुरु की राशि है, 10 और 11 सटन की राशि है। इनके पीडीएफ आपको आगे कोर्स में मिल जाएंगे, तो समझने के लिए इजी रहेगा, आप लोग जल्दी सीख पाएंगे। राशियों का काम हुआ क्लियर। अब अपन प्लेनेट को समझते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट की कंडीशन किस हिसाब से देखी जाए,
कंचन प्लेनेट की इमेज लगा लो। जी सर। देख रहे हैं सबको प्लेनेट की इमेज? सबको विजिबल है इमेज? Yes, sir. अब आप समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले सूर्य एक कोने में सन बना हुआ है। आप सभी को इतना पता होगा, सारी जितने भी प्लेनेट हैं अपनी अर्थ सहित, अर्थ को अपन एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेट नहीं करते, समझते नहीं, अर्थ एक्चुअल में तत्व के रूप में एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है। ये सारे प्लेनेट सूर्य को चक्कर लगा रहे हैं। सबसे मुख्य प्लेनेट, जो सबसे मेन प्लेनेट है, वो सूर्य है, सन। तो सन क्या है? सूर्य राजा है। सूर्य की एक राशि सिंह राशि के बारे में अपन ने पढ़ा था। सिंह राशि के लोग राजा की तरह होते, रॉयल होते। तो सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। एक गवर्नमेंट अधिकारी सूर्य है, कोर होना, एक पावर होना, ये सूर्य है। गवर्नमेंट के जितने बिजनेस हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने काम हैं, सब सूर्य की अच्छी मजबूती या सूर्य का अच्छा होना, इसकी वजह से ही होते हैं। इसको अपन आगे समझते चलेंगे जब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें तो नेक्स्ट जो सूर्य के सबसे नजदीक है, कौन सा प्लेनेट आपको दिखाई दे रहा है? सर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ये युवराज है, बुध। बुध को युवराज कहा गया। ये माइंड का ग्रह है, कॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस माइंड को मर्क्यूरी दिखाता है। ड्यूअल नेचर मर्क्यूरी का होता है। मर्क्यूरी का जो नेचर होता है वो द्वि स्वभाव वाला होता है। नेक्स्ट जो अपना प्लेनेट है मर्क्यूरी के बाद वीनस, थर्ड नंबर प्लेनेट इज वीनस, शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र के बारे में समझे। शुक्र सुंदरता है, शुक्र पैसा है। आज की तारीख में बात करूं, अभी के समय में, तो शुक्र सीधा सीधा आपका केश, लिक्विड केश। सूर्य शुक्र कला है, आर्टिस्ट भी शुक्र, शुक्र ही आर्टिस्ट को दिखाता है। तो शुक्र कला भी है। शुक्र की बात करें, जितना परफ्यूम है, जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, जो खूबसूरती है, वो सभी शुक्र है। इसके अलावा लड़कियां, ये शुक्र है। सुंदरता, बहुत ज्यादा ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट होना, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने हैं ये सभी शुक्र के हैं। शुक्र क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट की बात करें अपन, शुक्र के बाद देखिए अर्थ बनी है अपनी, अर्थ। अब जो राहु केतु होते हैं ये एक्चुअल में छाया ग्रह है। इनको ज्योतिष में या केपी के अंदर नोट्स कहा गया, क्योंकि जो अपनी अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी के सर्कल को दोनों तरफ अपनी पोजीशन बनाए हुए, इनकी जगह फिक्स है। एक ऊपर है अर्थ के, एक नीचे है। ये दोनों छाया ग्रह है। अगर राहु की बात करें तो राहु बहुत बड़ा है, एक्सपेंशन, बहुत बड़ी चीजें दिखाता है। दुनिया में जितना भी जो जरूरत से ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं वो राहु की वजह से है। अगर केतु की बात करें तो केतु कट है, चीजों को काटना, अटैचमेंट को दिखाता है। राहु अटैचमेंट को दिखाता है। केतु आध्यात्मिक ग्रह भी है। जो आपका केतु प्लेनेट है ये आपका अध्यात्म भी है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है तो निश्चित रूप से केतु उसको रूल कर रहा है। यहां क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं मून की, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ को प्रेजेंट करता है। मून अपनी मदर, वो मून है, मदर के समान, मतलब मदर की उम्र की महिलाएं, जो माँ की उम्र की जितनी महिलाएं होती है उनको मून प्रेजेंट करता है। मून उनको दिखाता है।
आपका अंतर्मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो मून है। आपका सॉफ्ट नेचर, ये मून दिखाता है। व्यक्ति का एक भाव में बहना, क्या बोलते हैं अपन, भावनात्मक होना, वो मून है। ये सारी चीजें मून दिखाएगा। नेक्स्ट प्लेनेट की बात करें तो जुपिटर। जुपिटर देव गुरु है, जो देवताओं के गुरु हैं वो जुपिटर है। तो जुपिटर क्या चीजें दिखाएंगे? जुपिटर, अगर जुपिटर व्यक्ति का अच्छा है, व्यक्ति टीचर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, गवर्नमेंट काम भी जुपिटर दिखाता है। जितने मिनिस्टर होते हैं उनकी कुंडली में या तो जुपिटर अच्छा होगा या शुक्र अच्छा होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो देव गुरु है और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। ये दोनों ही प्लेनेट व्यक्ति को मिनिस्टर बना देते हैं। तो अगर अपन जुपिटर की बात करें तो जुपिटर बहुत बड़ी अथॉरिटी भी आपको दिला देगा। बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पोस्ट पे भी अगर आप हैं तो सूर्य के साथ जुपिटर कहीं ना कहीं आपका बहुत बेस्ट है, इसलिए ये चीजें प्राप्त होती है। नेक्स्ट, और जो प्लेनेट बचे हैं, सटन। सटन की बात करें, शनि, तो शनि क्या है? शनि मेहनत को दिखाता है, कामों में डिले होना, कामों का स्लो, किसी भी काम का स्लो हो जाना, देरी से बनना। शनि शनै शनै चलता है, तो उसकी चाल बड़ी स्लो है, तो काम के अंदर डिले होना भी सटन है। जब अपन आगे इसमें लॉन्जिविटी में रहेंगे, लॉन्जिविटी सीखेंगे आयु के बारे में, उसमें अगर आपको कहीं शनि रूल करता हुआ दिख जाएगा तो आप इजी वे में उसको ये प्रिडिक्शन दे पाएंगे शनि की बाकी चीजें समझ के, कि व्यक्ति की आयु 100 वर्ष तक भी हो सकती है। क्योंकि अगर किसी की आयु को शनि रूल करता है तो बहुत स्लोली स्लोली चीजें चलती है। सॉरी, किसी की उम्र का लंबा होना भी शनि दिखाता है। शनि लेबर को दिखाता है, शनि हार्ड वर्कर है। शनि न्याय को, न्यायालय को दिखाता है, न्यायालय का कारक भी है। व्यक्ति सटन की वजह से फोकस भी बहुत मजबूत रखता है कामों पे। सटन कहीं कहीं बहुत अच्छा प्लेनेट है, जब चीजें सही से चल रही हो। आगे इसको समझेंगे। और कोई प्लेनेट बचा अपना? सारे 9 प्लेनेट अपने कंप्लीट हुए। सूर्य, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, Yes. शुक्र कंप्लीट है। तो यहाँ 9 हाउस, सॉरी 12 हाउस, 9 प्लेनेट और 12 राशियां, यहाँ तक अपन सभी क्लियर हैं? Yes, sir. आप सभी को ये चीजें समझ आई? अब अपन ये समझते हैं कि कौन से प्लेनेट बेनिफिक होते हैं, कौन से बेनिफिक होते हैं। अपन ने प्लेनेट के बारे में समझा, 9 प्लेनेट अपन ने क्लियर किए, अपने जो 9 प्लेनेट हैं। अब इन प्लेनेट के अंदर ऐसे कौन से प्लेनेट हैं जो क्रूर ग्रह हैं, और ऐसे कौन से हैं जो अपने लिए बहुत अच्छे हैं, ऐसे कौन से हैं जो माइल्ड, मतलब ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, नॉर्मली हैं, या ऐसे प्लेनेट जो बहुत ज्यादा दिक्कत दे देंगे, उनके बारे में अपन चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहले जो नॉर्मल मैलेफिक है, नेचुरल मैलेफिक है, जो बुरे ग्रह हैं, उनकी बात करें तो मार्स, मंगल जो है उसको बुरा ग्रह कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि मार्स अग्रेशन को दिखाता है, एक ज्यादा गर्मी को, एक एनर्जी को दिखाता है। मर्क्यूरी, सॉरी, मार्स जो है, मार्स सेनापति भी मार्स है। तो किसी का सेनापति क्रूर होगा तभी जाके सिक्योरिटी दे पाएगा। तो मार्स को क्रूर ग्रह की श्रेणी में लिया गया। सटन, शनि जो है वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में है, शनि क्रूर ग्रहों में आते हैं। राहु और केतु ये भी क्रूर ग्रह है, ये मैलिफिक प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं। अगर अपन अच्छे प्लेनेट की बात करें, जो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, जो आपको बेनिफिट ही देंगे, तो कौन सा प्लेनेट है? जुपिटर। जुपिटर हमेशा व्यक्ति को बेनिफिट देगा, जुपिटर बुरा ग्रह नहीं होता। वो चीजें आगे समझ में आएगी। ये सारी जो बात अपन कर रहे हैं, ये पूरे सारे ज्योतिष को देखते हुए कर रहे हैं। जितने भी ज्योतिष के प्लेटफॉर्म हैं, जिससे जो जो ज्योतिष की पद्धतियां हैं, जिनके आधार पे अपन ज्योतिष सीखेंगे,
सीख सकते हैं, ये उन सभी को समझते हुए अपन ये बेसिक समझ रहे हैं। फिर कुछ चीजें केपी के अंदर चेंज हो जाएगी तो वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आगे समझ आएगी। बहुत अच्छे प्लेनेट के अंदर आपका वीनस भी आता है, शुक्र, दोनों दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों अच्छे प्लेनेट हैं। ये आपको हमेशा फायदा ही देते हैं। मून जो है, चंद्रमा भी अच्छे प्लेनेट की श्रेणी में आता है, जो बेनिफिक प्लेनेट है, नेचुरल बेनिफिक। अब माइल्ड बेनिफिक की बात करें, ऐसा प्लेनेट जो चीजों के हिसाब से अपने एट्रीब्यूट को बदल देता है, तो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी का क्या है, मर्क्यूरी जिस ग्रह के साथ कंजक्शन में होगा, जिसकी दृष्टि में होगा, जिसकी राशि में होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट चेंज क्योंकि मर्क्यूरी युवराज है, बच्चे की श्रेणी में लिया गया मर्क्यूरी को। तो मर्क्यूरी के साथ जो ग्रह बैठा है, मर्क्यूरी अपना रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर देगा। मर्क्यूरी कभी अगर सेल्फ खुद है, किसी की दृष्टि नहीं है, बुरी दृष्टि, तो मर्क्यूरी एक बार के लिए खुद के रिजल्ट देगा, नहीं तो मर्क्यूरी जिसके साथ कंजक्ट है उसका रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, सटर्न। सटर्न हमेशा स्लो रहता है। इस प्लेनेट को बुरा प्लेनेट तो अपन ने कहा, नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है, लेकिन सटर्न स्लो प्लेनेट भी है। आगे जहां आप कोई भी इवेंट का कैलकुलेशन करें, किसी के बिजनेस से रिलेटेड, प्रोफेशन से, या उसकी वेल्थ से, उसके फाइनेंस से रिलेटेड, और वहां अगर आपको शनि दिख गया तो आप क्लियरली प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि आपकी ये चीजें बड़ी स्लोली स्लोली घटित हो रही है। किसी के व्यापार को यदि शनि रूल कर रहा है और व्यक्ति आपके पास आके पूछ रहा है कि सर हमारा बिजनेस प्रॉपर सही से चल नहीं रहा, उसके लिए क्या करें, बड़ी स्लो चीजें हो जाती है या कुछ चीजें बनती नहीं है, तो आप उसको जैसे ही सटर्न दिखा, शनि दिखा, तो आप उसको डायरेक्टली कह सकते हैं सर आपकी तो चीजें बड़ी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही होगी, चीजों में रुकावट होगी। तो इनकी रेमेडीज भी सीखेंगे, कैसे रेमेडाइज करना है, क्या रेमेडी दें, क्या वर्क में चेंज करवाएं, उसके रूटीन में क्या चेंज करवाएं, ये चीजें आपको आगे समझ आएगी कि इसकी रेमेडी देना कैसे है। तो इस पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे। अब राशियों के तत्वों की बात कर रहे हैं। देखिए, वास्तु के मेरे स्टूडेंट इसमें हैं, जिन जिन ने मेरे से वास्तु पढ़ी है या जो वास्तु अभी कर रहे हैं, वो समझते हैं वास्तु के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब राशियों के संबंध में बात करें तो यहां सिर्फ स्पेस, आकाश तत्व एक ऐसा होता है जो किसी राशि के अंदर नहीं होता। फायर, अर्थ, एयर और वाटर, ये चारों एलिमेंट राशियों में पाए जाते हैं। अब अगर नंबर से, मैंने कहा था कि अपन नंबर के अकॉर्डिंग चीजों को समझेंगे, जितनी राशियां हैं उनको नंबर से समझेंगे, 1 to 12। तो अगर अपन 1 से स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले आता है फायर। बोर्ड पे लिख के समझाऊं या ऐसे समझ आ जाएगा आपको? हाँ सर, चलेगा सर। समझ आ रहा है ना? यस सर। जी जी जी। अगर अपन एलिमेंट के संबंध में राशियों की बात करें तो सबसे पहले फायर। अग्नि तत्व की राशि कौन सी है? तो फर्स्ट नंबर राशि है अग्नि तत्व, फायर की राशि है मेष राशि। जो फर्स्ट अपन ने पढ़ी मेष, वो अग्नि तत्व की राशि। सेकंड अर्थ। अब अर्थ की राशि कौन सी है? तो सेकंड नंबर राशि अर्थ की होगी। वृषभ राशि जो है वो अर्धी, उसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, पृथ्वी तत्व है, जो सेकंड नंबर राशि। थर्ड नंबर राशि जो है वो एयर की है। तो थर्ड नंबर राशि कौन सी हुई? जेमिनाई, मिथुन, जो अपन ने पढ़ी थी ड्यूल राशि है। तो उसका जो एलिमेंट है वो एयर है। एयर मतलब भाव में बहना। जैसे मिथुन राशि का एट्रीब्यूट अपन ने क्या समझा कि ड्यूल नेचर होता है, व्यक्ति कभी इधर कभी इधर, तो उसका एलिमेंट भी वही है, एयर। इसकी वजह से उसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट की कौन सी राशि हुई? कर्क राशि, कैंसर साइन जो था। तो इनका जो प्लेनेट है वो मून है, ये वाटर एलिमेंट की राशि, जल तत्व की राशि। अब अगर अपन ने सीक्वेंस को समझा, सीक्वेंस जो है तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर, 1 2 3 4, 4 राशियां हो गई। फिर आगे की 4, 5 6 7 8, फिर आगे की 4, 9 10 11 12। अगर इसको समझा तो समझ आ गया कि जो फायर की राशि है, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर राशि इज फायर। अर्थ की जो राशि है वो क्या हुई? 2 6 10। 2 6 10 राशि जो हुई वो अर्थ की राशि होगी।
एयर की राशियां कौन सी है? 3, 7, 11। और जो वाटर की राशि कौन सी है? 4, 8, 12। 4, 8, 12 नंबर राशि वाटर साइन में आती है। ये अपन ने राशियों के तत्वों को समझा। इन सब के पीडीएफ आगे अवेलेबल कराऊंगा ताकि आप लोग जल्दी से क्विक समझ पाए कि कौन सी राशि किसकी है। तो जब आप इसको रूटीन में लाएंगे, अपने प्रिडिक्शन पे लाएंगे, तो लोगों की कुंडली देखेंगे, स्वयं की देखेंगे, अपने फैमिली मेंबर की, फ्रेंड्स की, तो जब ये आपके एक फ्लो में आ जाएगा तो अपने आप आपको ये साइन याद होने लगेंगे, कौन सी राशि किसकी है, किसको कैसे समझना है, ये चीजें उसके अंदर समझ आ जाएगी। यस। अब राशियों के नेचर की बात करें कि राशियों का नेचर क्या होता है, तो नेचर कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर राशि जो होती है मेष राशि। मेष राशि का क्या नेचर है? तो ये मूवेबल राशि है, ये मूव करती है। अगर ये राशि आगे प्रिडिक्शन में चीजें में समझ आएगा, किसी साइन के अंदर, किसी हाउस के अंदर है, अपन उसकी चीजों को समझ रहे हैं। मान लीजिए किसी के 7 नंबर हाउस में मेष राशि है, तो अपन उसको ये कह सकते हैं कि तुम्हारा पार्टनर जो होगा उसका स्वभाव मूवेबल होगा, फिक्स नहीं होगा। या ये कहें कि उसके क्लाइंट उसको तब मिलेंगे जब वो मूवमेंट करेगा, तो अपने अंदर जब मूवमेंट लाएगा तो उसको क्लाइंट की प्राप्ति होगी, उसको नए क्लाइंट मिलेंगे, उसको पार्टनर मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका उपयोग होगा आगे चल के। तो फर्स्ट नंबर मेष नंबर राशि मूवेबल राशि है, तो मूवेबल साइन की राशि कहते हैं। सेकंड नंबर वृषभ नंबर राशि फिक्स राशि, स्थिरता दिखाती है। ये राशि अगर कहीं आई, किसी के 10th हाउस में ये राशि है, अपन ये कह सकते हैं, 10th हाउस का आगे अपन समझेंगे, जो 10th हाउस का प्लेनेट होगा उसकी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो समझेंगे। अगर वो फिक्स साइन के अंदर आया तो अपन व्यक्ति को कह सकते हैं आप स्थिरता में रह के व्यापार करोगे, जिस व्यापार को कर रहे हो स्थिर होके उसी पे कंसंट्रेट करके उसको करोगे। नेक्स्ट ड्यूल स्वभाव वाली राशियां, ऐसी राशि जिनका स्वभाव द्वि स्वभाव होता है, डबल स्वभाव। तो कौन सी? थर्ड नंबर मिथुन जेमिनाई राशि, ड्यूल स्वभाव वाली राशि। तो मूवेबल राशि, फर्स्ट नंबर राशि मूवेबल, सेकंड फिक्स, थर्ड ड्यूल। फोर्थ नंबर आई, फिर मूवेबल, सॉरी मूवेबल हो गई, फिर फिफ्थ नंबर आई, फिर फिक्स हो गई, सिक्स नंबर आई, फिर ड्यूल हो गई। 7 नंबर राशि फिर मूवेबल है, 8 नंबर फिक्स है, 9 नंबर ड्यूल है। 10 नंबर राशि मूवेबल है, जो 11 नंबर राशि है वो फिक्स है, और जो 12 नंबर राशि है वो ड्यूल है। इस तरीके से इसकी भी पूरी सीक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इसी के साइन ये फिक्स है, उसके हिसाब से इसको समझ सकते हैं। सर ओनली 3 नेचर्स ही रहेगा सर उसमें? हाँ, राशियों के अंदर नेचर 3 ही होते हैं, या तो मूवेबल होगी, या फिक्स होगी, या फिर वो ड्यूल होगी, मतलब ड्यू स्वभाव वाली होगी। बस ये तीनों ही नेचर होते हैं राशियों के। अब राशि में मेल फीमेल राशि भी होती है, जिनको आगे जब चाइल्ड बर्थ अपन पढ़ेंगे ना, तो चाइल्ड बर्थ में बड़ी काम की चीज है। मेल फीमेल राशि के आधार पे ही आप प्रिडिक्शन दे पाएंगे कि व्यक्ति को, सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, जो आपका क्लाइंट है, उसको लड़का होगा, लड़की होगी, या उसको जुड़वा होंगे, या जुड़वा होंगे तो उसमें एक लड़का होगा एक लड़की होगी, दोनों लड़कियां होगी, या दोनों लड़के होंगे। ये सारी प्रिडिक्शन मेल फीमेल राशि के आधार पे बड़ी इजी वे में हो जाती है। तो ये भी समझना जरूरी है। तो मेल राशि कैसे समझेंगे? जितने ऑड नंबर होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5, अपन ने मैथ्स में पढ़ा होगा 1 3 5 7 9 11, जितने ऑड नंबर हैं ये मेल राशियां, पुरुष राशियां कहते हैं इनको। और जितने इवन नंबर है ये फीमेल राशियां। इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये जो राशियां हैं ये फीमेल राशि, ये इवन नंबर है जो हो गया, ये फीमेल हो गया। तो बड़ा इजी है मेल और फीमेल को समझना। जितने ओड नंबर हैं वो मेल राशियां हैं, जितने इवन नंबर हैं वो फीमेल राशियां। और फ्रूटफुल राशि, ऐसी राशि जो फ्रूटफुल है, जो अच्छी है, फायदेमंद है, तो 4 8 12, 4 8 12 नंबर की राशि फ्रूटफुल होती है। ये कह सकते हैं कि ये राशियां फायदेमंद होती है, जल तत्व की राशि, इसलिए इनका जो नेचर है, जो इनका एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं फायदे की राशियां होती है 4 8 12। अब बेरिन राशि, बंजर राशि जिसको कहते हैं, बेरिन साइन,
ये भी आपको आगे जब बर्थ चाइल्ड बर्थ को आप समझेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो बंजर राशि की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बहुत सी बार प्लेनेट ऐसी राशि में जाके बैठ जाता है जो बंजर साइन है, बैरिन साइन है। तो उसके अंदर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिनको शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनको बच्चे नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में, बहुत इलाज करवाया, सारी मेडिकल हेल्प लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो बेरिन साइन होता है, जो बंजर राशि का साइन होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बंजर राशि की वजह से ही इस प्रकार के रिजल्ट उसमें आते हैं। और भी कारण होते हैं उसके हाउस से रिलेटेड, वो आगे की क्लासेस में अपन समझते चलेंगे। तो बेरिन साइन, जो बंजर साइन क्या होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? 1, 3, 5, 6, 1 नंबर राशि, 3 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 6 नंबर राशि, ये बेरिन साइन होते हैं, ये बंजर राशियां होती है। अब कुछ म्यूट राशि भी होती है। म्यूट मतलब साइलेंट राशि। तो कौन सी होगी साइलेंट राशि? जो जल तत्व की राशियां हैं, 4, 8, 12, ये साइलेंट होगी, क्योंकि पानी के अंदर जाके चीजें खामोश हो जाती, साइलेंट हो जाती। तो म्यूट साइन जो है वो 4, 8, 12 है, इनकी भी भूमिका है। ये आगे समझ में आएगा कि इनकी क्या भूमिका है, इनको समझना क्यों जरूरी है। अब जो एक वायु वाली, एयर वाली राशियां जो होती है, इसी में समझने लायक है 3, 7, 11। ये राशियां एक, जो जिनको ये कहते हैं कि एक लोकल राशि के रूप में इनको समझा जाता है, 3, 7, 11। अब हाउसेस की बात करें, कंचन। सर एक बार वो बंजर राशि का हाउसेस बताइए, राशि बताइए। हाँ, बंजर जो बेरिन साइन होते हैं मैम, 1, हाँ 3, 5, 6। आगे चल के जयश्री मैम आपने पूछा है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, आगे जब अपन कोर्स को आगे बढ़ाएंगे ना, इन सब के पीडीएफ में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप लोग सही से समझ पाए कि कौन सी क्या है। तो बहुत सारे पीडीएफ हो जाएंगे कोर्स के, तो सब इन चीजों के मैं आपको अवेलेबिलिटी सारी सब करवा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ के प्रिडिक्शन करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। कंचन अवेलेबल है? यस सर। हाँ। कंचन, वो जो हाउस वाली इमेज थी ना अपनी, हाउस जो फर्स्ट वाली। लगाई थी, हम्म, मतलब अभी जो आज फर्स्ट लगाई थी वो हाँ, उसको कुंडली फिर से वाली। लगा दो। कुंडली वाली। हाँ, कुंडली वाली, उसको फिर से लगा दो। सभी को समझ आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। लगा दी इमेज। जी, सॉरी। अब देखिए, सभी इसको देखना इमेज को। इसमें जो फर्स्ट नंबर, 4th नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर हाउस है, इनको केंद्र हाउस बोलते हैं। केंद्र के हाउस, इस नाम से जानना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के इसी नाम के आधार पर प्रिडिक्शन बनती जाएगी कि केंद्र हाउस हो गए, मारक हाउस हो गए, सॉरी, उपचा हाउस हो गए, त्रिशडाया हो गए। ये अभी अपन समझते हैं सारे हाउस। तो जो इस इमेज के अंदर फर्स्ट नंबर हाउस, 4th नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हाउस है, ये केंद्र हाउस है, ये केंद्र के हाउस है। सेकंड, मारक हाउस। मारक हाउस कौन सा होता है? 2 नंबर और 7 नंबर, ये मारक हाउस होते हैं। मारक घर, 2 नंबर घर, 7 नंबर घर, ये मारक हाउस है। उपचा हाउस की बात करें, नेक्स्ट उपचया हाउस, 2, 6, 10, 11, इनको उपचया हाउस बोला जाता है। 2, 6, 10, 11। नेक्स्ट बात करें त्रिशडाया हाउस, तो 3, 6, 11, ये त्रिशडाया हाउस बोलते हैं। 3rd नंबर हाउस, 6 नंबर हाउस, 11 नंबर हाउस, ये त्रिशडाया हाउस है। त्रिक हाउस, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, ये त्रिक हाउस है। इनको त्रिक हाउस कहा जाता है, 6, 8 और 12। तो ये हाउस के बारे में था। केंद्र हाउस 1, 4, 7, 10, मारक हाउस 2 और 7, उपजा हाउस 2, 6, 10, 11, त्रिशडाया 3, 6, 11, त्रिक हाउस 6, 8, 12। ये क्लियर हुआ?
अब इसके बाद अपन प्लेनेट की शत्रुता और मित्रता की बात कर रहे हैं। प्लेनेट की शत्रुता और मित्रता की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सन को, सूर्य को। तो सूर्य के कौन से प्लेनेट मित्र हैं और कौन से शत्रु, ये समझ लेते हैं। तो जो सूर्य का दुश्मन होता है सटन, शनि, आप लोगों ने सुना होगा पिता पुत्र की नहीं बनती है। तो सूर्य फादर है, पिता है, शनि पुत्र है, चाइल्ड है। तो सूर्य का शत्रु हुआ सटन। नेक्स्ट सूर्य का शत्रु है वीनस, शुक्र ग्रह, क्योंकि दैत्य गुरु है, ये अथॉरिटी है, ये रॉयल है, ये राजा है, ये दोनों की नहीं बनती। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चंद्रमा के संबंध में बात करें, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि माँ है, मदर है, माँ किसी से दुश्मनी रखती नहीं। तो चंद्रमा क्वीन भी है, रानी है, तो इनका कोई दुश्मन नहीं है। मून का कोई शत्रु नहीं। मार्स की बात करें तो मार्स मंगल का शत्रु मर्क्यूरी है। क्यों कहा गया? क्योंकि मंगल सेनापति है, मर्क्यूरी युवराज। युवराज हमेशा आपने हिस्ट्री में देखा होगा, युवराज की सेनापति से नहीं बनी, राजा को सपोर्ट करना ही पड़ा। तो अगर मंगल की बात करें तो मंगल की शत्रुता किससे? मर्क्यूरी से, बुध से। मर्क्यूरी की स्वयं की बात करें तो मर्क्यूरी की शत्रुता मून से है, चंद्रमा से। बच्चा अधिकतर माँ कितना भी अच्छा कर ले उसके खिलाफ ही खड़ा रहता है। खिलाफ इन द सेंस मम्मी यहाँ परेशान करती है, मम्मी ये बोलती है। तो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है कि मर्क्यूरी के लिए मून उसका शत्रु है, चंद्रमा। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर के लिए मर्क्यूरी जो युवराज है, क्योंकि वो गुरु है और ये बच्चा है। तो एक तो जुपिटर के लिए मर्क्यूरी शत्रुता में आ गया, और एक देव की गुरु वीनस, वीनस भी मर्क्यूरी का शत्रु हुआ। नेक्स्ट वीनस की बात करें, शुक्र। तो शुक्र किसको दुश्मन मानते हैं? सूर्य को, सन को, और एक और मून को। वीनस के दो दुश्मन हैं, सन और मून। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के लिए सन तो दुश्मन है ही, मून और मार्स भी दुश्मन है। शनि के लिए मून और मार्स दुश्मन है। तो ये मित्रता और शत्रुता जब आगे प्लेनेट के कंजक्शन दिखेंगे, जब प्लेनेट आपको दिखेगा कि मान लीजिए किसी के सैटर्न के साथ में सन बैठा है, अब वो किस हाउस में बैठा है उससे प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है, उसकी चीजें उससे बदल सकती है, लेकिन ये चीज दिखाएगी कि इसकी पिता से नहीं बन रही होगी। अगर वो उसकी दशा अंतरदशा होगी तो चीजें समझ आएगी। तो ये कैलकुलेशन में बड़ी काम की चीज है। अब अगर सन को समझे तो सन क्या है? राजा, सन किंग है। नेक्स्ट मून की बात करें, मून मर्क्यूरी, सॉरी मून चंद्रमा, चंद्रमा जो है क्वीन, सन राजा है, किंग है, और मून जो है क्वीन है, रानी है। मार्स की बात करें, मार्स आर्मी चीफ या सेनापति मार्स है। मर्क्यूरी प्रिंस, युवराज। जुपिटर जो है मिनिस्टर है, देवगुरु है, मिनिस्टर भी जुपिटर। वीनस, वीनस भी मिनिस्टर है। मोना मैम आपकी उधर से आवाज है क्या? बंद कर लीजिए। सॉरी सॉरी सर। हाँ इट्स ओके। वीनस, वीनस मिनिस्टर है। सटन की बात करें तो सर्वेंट, जितने नौकर हैं या नौकर से रिलेटेड चीजें, वो सारी सटन शनि से देखने में आएगी। तो ये चीज अपन को समझ में आई। अब कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, कौन सा प्लेनेट किस राशि में अच्छे रिजल्ट देता है? तो सन, सूर्य जो है 5 नंबर राशि, सूर्य की ही राशि है, उसमें अच्छे रिजल्ट देता है। नेक्स्ट मून, इसके अंदर राहु केतु की बात क्यों नहीं करी अपन ने? क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह, राहु केतु अलग ही चीज दिखाते हैं। अभी अपन ने जितने प्लेनेट की बात करी इसमें राहु केतु की चर्चा नहीं करी। अभी आप लोगों के माइंड में हो कि राहु केतु को यहाँ क्यों नहीं चर्चा में लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दोनों छाया ग्रह है, नोट्स है, केपी के अंदर उनको नोट्स कहा गया। तो एक तो अटैचमेंट को दिखाता है राहु, और केतु डिटेचमेंट को दिखाता है। इनके लिए इनके ये एट्रीब्यूट ही बहुत है
जो चीजों को डिफाइन कर देंगे। मून 2 नंबर राशि में मून अपने अच्छे रिजल्ट देता है। 2 नंबर राशि के अंदर, वृषभ राशि के अंदर मून अपने अच्छे रिजल्ट देता है। मार्स की बात करें तो 1 नंबर राशि, फर्स्ट मेष नंबर राशि मार्स की खुद की है, मार्स उसमें अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मर्क्यूरी, बुध की बात करें, बुध 6 नंबर कन्या राशि के अंदर अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जुपिटर, जुपिटर 9 नंबर धनु, धनु राशि जुपिटर की ही है। जुपिटर 9 नंबर राशि के अंदर अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये चीज समझ आई। वीनस, वीनस 7 नंबर, 7 नंबर राशि तुला राशि लिब्रा, शुक्र की ही राशि है, वीनस की ही राशि है। वीनस इसमें अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सटर्न की बात करें, शनि की, शनि की 2 राशियां अपन ने पढ़ी, 10 नंबर 11 नंबर। तो जो कुंभ राशि है 11 नंबर राशि, शनि उसमें हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये चीजें समझी कौन सा ग्रह किस राशि में अच्छे रिजल्ट देता है। अब ग्रहों को उच्च और नीच, ये क्या होता है, आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, ये ग्रह उच्च का है, ये नीच का है, तो वो क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले सन, सूर्य की बात करें तो सूर्य 1st नंबर राशि में उच्च का होता है और 7 नंबर राशि में नीच का होता है। 1st नंबर में उच्च का, 7 नंबर में नीच का। कभी कभी इनके ये रिजल्ट हाउस में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुंडली को काल पुरुष की कुंडली मान के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट कभी कभी प्लेनेट हाउस के अंदर भी दे देते हैं। सटर्न की बात करें, शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है और 1 नंबर में नीच का होता है। ये कैसे समझ आएगा, जैसे आपने सिर्फ ये देखा सूर्य 1 नंबर में उच्च का है, 6 प्लस कर दो तो 7 नंबर राशि में वो नीच का हो जाएगा। शनि की बात करें 7 नंबर राशि में उच्च का है, 6 प्लस करो 1st नंबर राशि में नीच का हो जाएगा। जुपिटर की बात करें 4 नंबर राशि में उच्च का है, इसमें 6 प्लस कर दो 10 नंबर राशि में नीच का हो जाएगा। मार्स 10 नंबर राशि में उच्च का है, 6 प्लस करेंगे तो 4 नंबर राशि में नीच का हो जाएगा। मर्क्यूरी की बात करें 6 नंबर राशि में उच्च का है, 6 प्लस करेंगे 12 नंबर राशि में नीच का। वीनस 12 नंबर में उच्च का है तो 6 नंबर में नीच का हो गया। शुक्र नीच का हो जाता है 6 नंबर के अंदर। मून, मून की बात करें तो 2nd नंबर में उच्च का है, 2nd नंबर राशि में मून उच्च का होता है और 8 नंबर राशि में मून नीच का हो जाता है। 6 प्लस किया 8 हुआ, नीच का हो गया। राहु की बात करें 2nd नंबर राशि में राहु उच्च का है तो 6 प्लस किया 8 नंबर में राहु नीच का हो गया। केतु की बात करें तो केतु 8 नंबर राशि में उच्च का होता है और 2nd नंबर राशि में नीच का हो जाता है। तो ये ग्रहों के बारे में अपन ने समझा कौन से ग्रह उच्च के हैं कौन से नीच के हैं। ग्रहों की सारी डेफिनेशन, जो बेसिक से रिलेटेड जितने फंडा है जो है ये सब अपन ने क्लियर समझे। इसके बाद अब अपन कोर्स को कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे अपन नक्षत्रों के बारे में समझेंगे। 27 नक्षत्र होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नक्षत्रों के बारे में, नाम अगर सुने हो तो बहुत अच्छा है। 27 नक्षत्र होते हैं, एक्चुअल में 27 नक्षत्रों को चंद्रमा की पत्नियां भी कहा गया। ये चंद्रमा की 27 वाइफ भी है। चंद्रमा पर डे एक नक्षत्र के अंदर होता है, मतलब पर डे अपनी एक वाइफ के साथ होते हैं चंद्र ग्रह। तो 27 नक्षत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि सारी प्रिडिक्शन केपी के अंदर नक्षत्र बेस्ड ही है। टोटल नक्षत्रों से ही अपन समझेंगे। अपन हाउस के नक्षत्र लॉट को उठाएंगे, उसके सबलॉट को, कस्पल सबलॉट को उठाएंगे, उसके नक्षत्रों की कैलकुलेशन करके ही आगे प्रिडिक्शन बनाएंगे। तो कल अपन नक्षत्रों पे समझेंगे और बचा हुआ जो अपना बेसिक का नॉलेज है उसको कल अपन और आगे लेके चलेंगे। इतना अभी तक जितना मैंने बताया सबको क्लियर हुआ? कोई भी अवेलेबल हो तो बता दीजिए। यस सर, थोड़ा है लेकिन सर रिकॉर्डिंग देखेंगे हम सर। हाँ, रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे तो आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज जितना अपन ने पढ़ा है इसकी पूरे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिसको जो समझना हो, जो रिकॉर्डिंग से समझ सकता है रिकॉर्डिंग देख ले और चीजों को समझने की कोशिश करें। बाकी जो चीजें नहीं समझ आती है अपन आगे क्लास में चलेंगे तो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। जी सर। जी, अभी इतना यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना? इसमें किसी यस, का कोई डाउट नहीं है? थोड़ा है लेकिन रिकॉर्डिंग देखेंगे ना सर हाँ तो हाँ, थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है।
आप लोग रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, तो रिकॉर्डिंग देखते चलेंगे तो चीजें समझ आ जाएगी। यस, नहीं तो फिर कल पूछेंगे सर अगर कुछ। हाँ, अगर कुछ लगे तो आप कल पूछ सकते हैं। यस सर। बाकी इतना क्लियर हुआ ना? यस सर। इसी रिकॉर्डिंग डालेंगे सर ना नए वाले ग्रुप में? जी इसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालेंगे सर ना? हाँ संतोष जी, अभी जो अपना आप तो पुराने ग्रुप में भी हैं, तो जो नया ग्रुप जो है ना इसमें ऐड कर लिया ना अभी आपको, यस सर। तो नए वाले ग्रुप में इसकी रिकॉर्डिंग डलेगी तो आप उसको देख सकते हैं। और यस इसके अंदर जितनी चीजें अपन ने पढ़ी है, मेल फीमेल राशियां, और जो जो चीजें अपन ने समझी है, राशियों के एट्रीब्यूट वगैरह, इनसे रिलेटेड राशियों के तत्व हो गए, तो ये सारे भी आगे मैं पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगा ताकि सीखने में जल्दी हो जाए, कैसे सीखें कैसे प्रिडिक्शन। तो 3 दिन तक पूरा बेसिक यही चीजें समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे कोर्स को कंटिन्यू लेके चलेंगे। यस ठीक सर। है, यस इतना सर। क्लियर हुआ? बार तो कंटिन्यू रहेगा 3 दिन तक ना सर ये कोर्स? हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन कंटिन्यू है। उसके बाद अपन नेक्स्ट मंडे से क्लासेस करेंगे, तो जो लोग आगे आ रहे हैं वो नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में कंटिन्यू हो जाएंगे, बाकी जिन लोगों को यहीं तक समझना था वो यहीं तक रहेंगे। यस सर। ठीक है, क्लियर? फिर मिलें कल, वापस मुलाकात करें। यस अच्छा लगा आप सभी से मिलके दोबारा। यस जय सर। श्री राम, राधे राधे।